नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो परसेंटेज चल रहा था और हम रोज़ की क्लास में 5 प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट अगली 5 प्रश्न अपने कौन कौन से हैं। तो पिछली क्लास में हमने 35 तक देखे थे। अब देखिए अगला प्रश्न 36। देखते हैं अपन कि 36 में अपन से क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक शहर में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में 5:6 का अनुपात है। ठीक है, यानी शहर है और शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या, तो ये हो गई भाई मेल और ये हो गई यानी मैन और ये वुमेन। इनकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या के मध्य में हमको रेशो दे रखा है और वो रेशो भाई क्या है 5:6 का है। क्लियर है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यदि पुरुषों में 40% तथा महिलाओं में 25% अवयस्क हैं। क्या हैं ये? अवयस्क हैं। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि वयस्क पुरुषों की संख्या 13,500 हो तो बताओ शहर की कुल जनसंख्या क्या है। तो देखते हैं। तो देखो यहाँ अपन से कह रहा है कि ये जो वयस्क पुरुष है इनकी संख्या भाई कितनी है 13,500 और अपन को रेशो दे रखा है। देखो कि अपन से कह रहा है कि ये अनुपात है शहर की जनसंख्या के और इसमें पुरुषों का 40% तथा महिलाओं का 25% अवयस्क हैं। तो यहाँ लिखते हैं भाई कि कितने अवयस्क हैं। तो देखो अवयस्क जो हैं पुरुषों का तो कितना है, तो पुरुषों का है 40% और महिलाओं का कितना है 25%। ये क्या है? ये अवयस्क हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि भाई जो वयस्क पुरुष है, वयस्क पुरुष और वयस्क पुरुषों की जो संख्या है वो बताओ कितनी है 13,500 है। कितनी है? 13,500। तो शहर की कुल जनसंख्या क्या होगी? तो वो बात की बात है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये जो जानकारी दे रखी है क्या मैं उससे वयस्क पुरुषों की संख्या ज्ञात कर सकता हूँ क्या? कहीं ये एम और डब्ल्यू को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। तो एम का मतलब मैन है और डब्ल्यू का मतलब वुमेन है। अब देखो वयस्क पुरुषों की संख्या है 13,500। तो यहाँ यदि पुरुषों का 40% अवयस्क है तो बताओ कितना प्रतिशत वयस्क होगा भाई? तो 40% जब अवयस्क है इसका मतलब 60% जो पुरुष होंगे वो बताओ क्या होंगे? वयस्क होंगे। और ये 60% बराबर होगा किसके? 13,500 के। तो बताओ 1% बराबर क्या होगा? तो यानी 1% बराबर होगा भाई कितना? तो ये हो जाएगा 13,500 बटे में 60। होगा या नहीं होगा? और जब 1% बराबर ये है तो प्रतिशत का मामला है। कुल जनसंख्या ज्ञात करने के लिए बताओ किससे गुणा करेंगे? 100 से। लेकिन ध्यान रखना यहाँ शहर की कुल जनसंख्या नहीं आएगी। इससे बताओ कुल संख्या किसकी आएगी? तो इससे कुल संख्या आएगी पुरुषों की। किसकी आएगी? पुरुषों की, क्योंकि पुरुषों का ही तो ये 60% बराबर है 13,500। तो इससे निकालते हैं अपन। तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 6 का अगर मैं भाग दूंगा तो देखो हम 6 दूनी 12, 1 बच गए, फिर 6 दूनी 12, 3 बच गए, 0 उतारा, 6 5 30। ये 225 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किसकी जनसंख्या आएगी? कुल। तो ध्यान रखना ये पुरुषों की कुल संख्या आएगी। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो पुरुषों की जो जनसंख्या है वो हो जाएगी, ये 6 कट ही गया हमारा, तो यानी 22,500। अभी शहर की कुल जनसंख्या नहीं आई है, हमसे शहर की कुल जनसंख्या पूछ रहा है। तो देखो जब 22,500 पुरुषों की संख्या है तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि 5 बराबर है किसके? 22,500 के। बताओ ऐसा कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ? और पुरुष और महिलाओं का संबंध दे रखा है कि भाई इनका रेशो जो है वो 5:6 में है।
जब 5 बराबर है 22,500 तो 6 बराबर में क्या होगा? तो देखो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि भाई 5 बराबर किसके है? 22,500 के। तो 1 बराबर में क्या होगा? तो 1 बराबर में देखो 5 चौके 20 और 2 बच गए 50 25 यानी 4500। 1 बराबर आया है क्या? 4500। और जब 1 बराबर 4500 है तो 6 बराबर क्या होगा? तो इस 6 को बताओ किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 4500 से। अगर मैं इस 6 को 4500 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 0 0, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 24, 24 और 3 हो गए बताओ कितने? 27,000। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि शहर की कुल जनसंख्या क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर कि शहर में 22,500 तो क्या हो गए भाई? पुरुष हैं और 27,000 क्या हैं? महिलाएं हैं। हमसे पूछा है कुल, तो बताओ कुल के लिए दोनों का हम क्या करेंगे? योग कर देंगे। तो बताओ 22,500 प्लस 27,500 बराबर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 49,500। तो बताओ शहर की कुल जनसंख्या जो होगी वो कितनी होगी? 49,500, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्नों को हम हल करते हैं। अब देखो हम, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और वापस बता रहा हूँ कि रोज़ ये 5 प्रश्न ही क्यों लेकर आ रहे हैं, और भी ज़्यादा भी अपन ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो ऐप में हमारे मिल ही जाते हैं एक साथ सारे वीडियो। तो 5 इसलिए कि टुकड़े टुकड़े में धीरे धीरे आपकी जो मैथ है वो ठीक हो जाए, इसलिए मैथ के में ज़्यादातर सवाल आपको जो बेसिक है, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और विशेषकर राजस्थान की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए उनके पैटर्न के आधार पर ही मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बहना बड़ी बड़ी नदियों में तूफान का कारण बन जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी छोटे छोटे जो प्रयास है वो एक दिन मील का पत्थर साबित होते हैं हमारी कामयाबी के लिए। तो इसलिए ये अगर हम टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे तो एक दिन वह भी दिन आपसे दूर नहीं होगा जब आपको मैथ पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी, और मैथ में आने वाले सवाल जो होंगे प्रतियोगी परीक्षा में उस हर सवाल का जवाब आपके पास में होगा। और वो कब होगा? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और रेगुलरिटी। मैथ, ध्यान रखना, संसार का सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो मैथ है। मेरे बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मैथ और रीजनिंग में फुल में से फुल नंबर भी आए हुए हैं, तो वो कोई बड़ी बात है नहीं, इन सब्जेक्ट में आसानी से लाया जा सकता है, बस प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है। अगले सवाल में कह रहा है कि भाई गेहूं जो है उसके मूल्य में क्या हो गई ये बताओ। तो गेहूं का ये जो मूल्य था भाई इसमें वृद्धि कर दी हमने। ठीक है, क्या हो गया हम देखते हैं। अपन से कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी है, वृद्धि नहीं है। क्या हुआ है? गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो गई। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। यानी जैसे ही गेहूं के मूल्य में 20% कमी हुई तो ललिता कितने अधिक गेहूं खरीद सकती है? 5 केजी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य ज्ञात करो। यानी अपन से क्या पूछा है? आरंभिक मूल्य। ध्यान रखना ऐसी अवस्था में अपन से दो ही चीज पूछता है, एक पूछेगा आरंभिक मूल्य और एक पूछेगा अंतिम मूल्य। ठीक, जैसे जो भी कमी या वृद्धि होगी उसके बाद का जो मूल्य कहलाएगा वो तो होगा अंतिम मूल्य, और शुरुआत में किस भाव में गेहूं मिल रहे थे वो है इसका आरंभिक मूल्य। तो यहाँ हमसे आरंभिक मूल्य पूछा है, और आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपसे आरंभिक मूल्य पूछे तो आरंभिक मूल्य का एक फॉर्मूला होता है भाई ऐसी अवस्था में, और आरंभिक मूल्य बराबर जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा कमी बटे 100 माइनस कमी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ आपको वृद्धि दे रखी है तो फिर कमी की जगह हम वृद्धि लिखेंगे, बटे 100 प्लस वृद्धि हो गया, यानी वृद्धि होगी तो फिर 100 में ऐड करना है, ये अपन को ध्यान रखना है। और गुणा में यहाँ आएगा रुपए और बटे में केजी। क्लियर है? तो देखते हैं
ये आरंभिक मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अगर अंतिम मूल्य भी अपन से पूछेगा तो अभी ये फॉर्मूला लगा के पहले आरंभिक मूल्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम अंतिम मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ कमी कितनी है बताओ, 20% की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई गेहूं है, इसके मूल्य में कमी है 20% की, बटे 100 माइनस 20 होगा, इसका मतलब 80 गुणा में रुपए। तो बताओ कितने रुपए में ये दे रखा, देखो रुपए, तो 320 रुपए में। तो यहाँ मैंने लिखा कि भाई ये 320 रुपए है, और 320 रुपए में कितने गेहूं अधिक खरीदे जा सकते हैं, यानी केजी मात्रा इकाई जो भी होगी वो नीचे आएगी, तो ये बटे में 5, ये गेहूं का आरंभिक मूल्य आएगा। कौन सा मूल्य आएगा, आरंभिक मूल्य कह दो या प्रारंभिक मूल्य कह दो, बात एक ही है। तो हल करते हैं। तो देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 8 से कटेगा 8 चौके 32, 5 से कटेगा 5 चौके 20। तो बताओ 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16। तो गेहूं का जो मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य बताओ वो क्या होगा प्रति केजी, तो 16 रुपए जो है वो पर केजी हो जाएगा। यानी गेहूं का जो प्रारंभिक मूल्य जो था वो बताओ क्या था, 16 रुपए पर केजी के हिसाब से था, और यही पूछा है। तो हमारा आंसर जो होगा वो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देखो अगले प्रश्न में अपन से क्या कह रहा है। अपन से कह रहा है कि संतरों के मूल्य में 30% कमी हो जाने से 56 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं, यानी सेम पिछले वाले के जैसा ही है। तो बताओ संतरों का घटा हुआ मूल्य, ध्यान रखना। अब यहाँ प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा है, यहाँ अपन से पूछा है कौन सा मूल्य भाई, घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य कह दो हम या अंतिम मूल्य कह दो, बात तो एक ही है। लेकिन सबसे पहले तो बताओ क्या ज्ञात करना पड़ेगा अपन को, तो अपन को इसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला जैसे अभी मैंने बताया कि कमी बटे 100 माइनस कमी, और यहाँ होगा गुणा में रुपए बटे में केजी मात्रा इकाई जो भी होगा वो नीचे आएगा। तो बताओ कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 30% की। तो यहाँ लिखेंगे 30 बटे 100 माइनस कमी, यानी 100 में से 30 घटाऊंगा तो 70 बचेंगे। कितने रुपए में भाई, तो 56 रुपए में। ठीक है, यहाँ केजी मात्रा इकाई जो भी होगा वो नीचे आएगा। तो कितने संतरे अधिक खरीदे जा रहे हैं, 4। तो ये 4 की संख्या बताओ कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अब इसको हल करना है, तो हल कर लीजिए। तो देखो इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 का भाग दूंगा 8 बार, 8 में 4 का भाग दूंगा 2 बार। तो बताओ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6। ये 6 रुपए पर संतरे का है, लेकिन ये कब का है, ये शुरुआत का है भाई, प्रारंभिक मूल्य है। हमसे प्रारंभिक तो पूछा ही नहीं है। वो कह रहा है कि ये कमी होने के बाद घटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो ये घटा हुआ मूल्य कह दो या अंतिम मूल्य कह दो, बात एक ही है। तो निकाल लेते हैं। तो घटा हुआ मूल्य, और इसी की जगह वो अंतिम मूल्य भी कह सकता है, बात एक ही है। तो घटा हुआ मूल्य क्या रहेगा भाई, शुरुआत में 6 रुपए के हिसाब से संतरा मिलता था, यानी एक संतरे का मूल्य था 6 रुपए। अब क्या हुआ, इसके मूल्य में 30% कमी। तो मैंने शुरुआत में आपको बता रखा है कि प्रतिशत में कमी होगी तो 100 में से घटाएंगे, यानी 70 बटे में 100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, तो 6 7 जा कितने हो जाएंगे 42, और ये डिवाइडेड बाई 10। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा 4.2। तो 4.20 भी अपन कह सकते हैं, 4.20 दशमलव के बाद के अंकों का अलग अलग बोलते हैं अपन। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देखो अगले प्रश्न में, वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है और बहुत इजी भी है। देखो अपन से कह रहा है कि एक मशीन जो है उसकी जो प्राइस है वो घटती है, और वो भी एवरी ईयर। किस हिसाब से, 10% के हिसाब से। ठीक है, तो अपन से कह रहा है
कि मशीन जो है अगर उसकी करंट प्राइस की बात करें अपन, वर्तमान में बताओ मशीन कितने की है, 729 की है। तो अपन से पूछ कब की रहा है, तो 3 ईयर एगो, यानी आज से 3 साल पहले मशीन का मूल्य क्या था देख लेते हैं। अपन से कह रहा है देखो एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर से घटने लगती है। यदि मशीन का वर्तमान जो कीमत है वो 729 रुपये हो, तो लिख लेते हैं कि भाई मशीनरी का जो वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य, और वर्तमान जो मूल्य है वो बताओ कितना है, 729 रुपये है। ठीक है, और अपन से कह रहा है कि हर वर्ष उसकी जो कीमत है वो 10% की दर से घटने लगती है। इसका मतलब अपन को देखो हर वर्ष 10% की दर से घटेगी, और मूल्य बताना है कि ये मशीन आज से 3 वर्ष पूर्व कितने की थी, यानी मूल्य कब का ज्ञात करना है, 3 वर्ष पहले का। तो इसका मतलब पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, हर वर्ष मशीन के मूल्य में 10% की क्या होगी, कमी होगी, घटती है। तो पहले वर्ष भी 10% घटेगी, दूसरे वर्ष भी 10% घटेगी, और तीसरे वर्ष भी बताओ क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो हल करते हैं। तो देखो अपन मान लेते हैं कि आज से 3 साल पहले मशीन की जो कीमत थी वो बताओ क्या थी, x रुपए की थी। ये जो कीमत है इसमें 10% की कमी हुई, इसका मतलब 90/100। अब अगले वर्ष मशीन की ये कीमत रह गई 1 साल के बाद में, फिर दूसरा वर्ष जैसे पूरा हुआ तो दूसरे वर्ष में भी इसमें 10% की कमी हुई। अब कहीं यहाँ गलती करते हैं कि 90 हो गया, फिर 10% की कमी करते हैं और इसको वो 80 लिखते हैं, 80/100। ध्यान रखना वो गलत हो जाएगा। अब ये कीमत है, इसका 10 घटाना है आपको, तो वही 90/100, 100 ही से ही तुलना करनी है। अब देखो ये वाली प्राइस हो गई 2 वर्ष के लिए, अब इस पूरी प्राइस में भी 10% की कमी है, तो वही 90/100। कहीं ऐसे मत करना हम यहाँ 80 कर दो, यहाँ 70 करो, तो ध्यान रखना फिर गलत हो जाएगा। बराबर करते करते ऐसे 3 साल कंप्लीट हो गए, वर्तमान पे आएंगे ही। वर्तमान में मशीन की जो कीमत है वो है भाई 729 रुपये, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। अब देखो जहां तक मान कट रहा है मैं उसको काटूंगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। क्लियर है। अब यहां बचा बताओ कितना, 9 है। तो ये जो 9 है, इस 9 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा भाई किससे, 9 से, तो 81 आए। अब ये जो 81 आए हैं, इस 81 को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 9 से। तो ये जो 81 है इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 81 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 729 आएगा। इसका मतलब ये 729 से ये 729 बताओ क्या होंगे, कट जाएंगे। जब ये 729 से 729 कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा x बटे में। देखो यहाँ ये 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 ये कट गई, तो बताओ कितने 0 बची हैं, 2 तो ये बची, 1 ये बची। इसका मतलब इधर 3 0 बची है। इधर देखो कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ भी 1। हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ x इक्वल टू क्या होगा, यानी 1000 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आया, 1000 रुपये। तो बताइए उस मशीन की वर्तमान जो कीमत है, सॉरी उस मशीन की कब की पूछा है, वर्तमान थोड़ी पूछा है, वर्तमान दे रखा है आज से 3 वर्ष पूर्व की। तो आज से 3 साल पहले मशीन की जो कीमत है वो बताइए कितनी है, तो वो है 1000 रुपये। देखो पहले से मशीन की कीमत ज़्यादा है तभी तो कमी होती आ रही है। 1000 थी, फिर पहले वर्ष में 10% की कमी हुई, फिर दूसरा जैसे ही वर्ष आया उसमें 10% की कमी हुई, यानी कीमत घटती हुई आई, और वर्तमान में आके कितने की हो गई, 729 की। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। हालांकि आपको पता हो तो इस प्रकार का अपन ने एक पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, याद करो। हम बलवीर अपनी आमदनी का इतना बच्चों की शिक्षा पर करता है, फिर शेष का, फिर शेष का, था कि नहीं था। तो वहाँ भी सेम इसी पैटर्न से अपन ने हल किया था। तो ये ठीक उसके जैसा ही है। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला सवाल, और ये भी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, ये इस टाइप का पटवार में वैसे पूछा भी जा चुका है। इसमें अपन से क्या कह रहा है, तो इसमें अपन से कह रहा है कि प्रवीण जो है
वो अपनी आय का 40% खर्च करता है। ठीक है, यानी प्रवीण स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम। प्रवीण जो है वो अपनी आय का कितना खर्च कर रहा है भाई, 40%। ठीक है, और देखो आगे क्या कह रहा है, इफ नाउ हिज इनकम इंक्रीज बाई 30% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 60%। अब आगे कह रहा है कि यदि उसकी जो आय है, इनकम है, उसमें वृद्धि हो जाती है, बताओ कितने परसेंट की, 30% की, और कह रहा है यदि वह अपने खर्च में क्या कर दे, 60% की वृद्धि कर दे। ठीक है, तो अपन से कह रहा है देन टेल बाय द व्हाट परसेंटेज विल हिज सेविंग इंक्रीज एंड डिक्रीज। यानी हमको ये बताना है कि प्रवीण जो है उसकी जो सेविंग है, बचत है, उसमें क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार चलो मैं वापस बोल देता हूं हिंदी में। इसमें कह रहा है कि प्रवीण अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में भी बताओ क्या हो रहा है, 60% की वृद्धि हो रही है, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देख लेते हैं। अब देखो यहां सबसे पहले बताओ कि प्रवीण की इनकम का हमें पता है क्या, कि प्रवीण कमाता कितना है, नहीं है। सिर्फ देखो परसेंटेज में दे रखा है कि इतना इतना परसेंट कमाया, इतना खर्च किया। फिर अपन से पूछ रहा है कि बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में मामला परसेंटेज का है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपन मान लेते हैं कि प्रवीण की जो इनकम है, आय जो है, वो है भाई क्या, 100। बताओ प्रवीण कमाता कितने रुपए है, 100 रुपए कमाता है। 40% खर्च करता है, यानी खर्च, एक्सपेंडिचर जो है उसका वो 40% है। तो यहां लिखते हैं अपन खर्च। प्रवीण ने 40 यानी 100 कमाए और 40 गंवा दिए, यानी खर्च कर दिए। अब कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है और 40 रुपये खर्च कर देता है, तो बताओ उसकी सेविंग जो है, बचत जो है, वो क्या होगी। तो आप कहोगे कि सर 100 कमाए 40 गंवा दिए, तो उसकी बचत जो है वो हो गई 60 की। ठीक है, सही है बात यहाँ तक। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब देखो आगे कह रहा है कि यदि अब उसकी आय में 30% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। अब देखो इसकी जो आय है प्रवीण की, उसमें 30% की क्या हो रही है भाई, वृद्धि। तो पहले इसकी जो आय थी प्रवीण की, वो बताओ कितनी थी, 100 रुपये थी। अब इसमें 30% की वृद्धि, तो इसका मतलब इसमें 30% वृद्धि तो 130 हो गया। और देखो आगे क्या कह रहा है, और अपने खर्च में 60% की वृद्धि कर दें। अब खर्च में बताओ क्या हो रही है, 60% की वृद्धि। आप में से ज्यादातर विद्यार्थी यही गलती करते हैं। बताइए प्रवीण के खर्च में 60% की वृद्धि हुई, तो बताओ अब मैं खर्च यहाँ क्या लिखूं। ठीक है, तो आपका ज्यादातर का जो जवाब आएगा वो यही आएगा कि भाई पहले खर्च बताओ कितना था, 40 था, और पहले जब इसका खर्च 40 था तो अब इसमें 60% की वृद्धि हो गई, तो सीधा ऐड कर दो 100, यानी 40 में 60 ऐड करूंगा तो क्या होगा, 100। ठीक है, यही होगा। लेकिन ध्यान रखना ये नॉट ओनली गलत बट आल्सो भयंकर गलत। अब गलत कैसे है, देखो यहां मैंने सीधा 30 ऐड इसलिए कर दिया क्योंकि आय 100 थी। अब जितने भी वृद्धि कमी हो और 100 मूल आधार हो, तो हम सीधा उसी में से जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। यदि वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे, कमी होगी तो उसमें से घटा देंगे। लेकिन यहां मूल आधार 100 नहीं है, 40 है भाई, और ये 40 में 60% की वृद्धि हो रही है। तो 40 में 60% की वृद्धि, इसका मतलब 160 और बटे में होगा 100। ठीक है, अब देखो ये 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे, तो यहाँ 16 को यदि मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो बताओ कितना आएगा, तो आएगा 16 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 64। क्लियर है। तो यहाँ ध्यान रखना 100 नहीं आएगा, कितना आएगा, 64 आएगा। तो लिख दो अब यहाँ 64। पता लग गया आप सभी को कैसे निकाला, क्योंकि 40 था, 40 में 60% की वृद्धि। या आप सीधा देखो ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये 40 है, इसका 60% निकाल लो तो 60 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24। इसका मतलब खर्च जो भी था उसमें अब 24 की और वृद्धि कर दो। तो पहले खर्च था भाई 40,
40 में अगर मैं 24 की और वृद्धि कर दूंगा तो 40 और 24 बताइए कितने होते हैं, तो 64। तो यानी आप हल कैसे भी कर लो, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं हम कि थकान होनी चाहिए, चारपाई पे चाहे इस तरफ लेट जाओ चाहे इस तरफ लेट जाओ, नींद तो आ ही जाती है ना। तो हम यहाँ 130 में से मैं 64 यदि घटाता हूँ तो बताओ 130 में से 64 में घटाऊंगा तो भाई आएगा कितना, तो ये आएगा 66 आएगा। कितना आएगा, 66 यानी 66। देखते हैं अब इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि बताओ उसकी जो बचत है, यानी ये जो प्रवीण है, प्रवीण की जो सेविंग है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपन को ज्ञात करना है। तो अपन देखेंगे, देखते हैं कि भाई इसकी शुरुआत की बचत तो क्या है प्रवीण की, और अब वर्तमान में प्रवीण की बचत क्या है। तो देखो अगर मैं बात करूं प्रवीण की बचत की, तो शुरुआती जो बचत है प्रवीण की, वो शुरुआती बचत बताओ कितने की है। आप कहोगे कि शुरू में भाई ये 60 रुपये बचाता था, अब 66 रुपये बचा रहा है, तो बताओ इसकी बचत में कमी हुई या वृद्धि हुई। तो आप कहोगे कि सर यहाँ इसकी बचत जो है उसमें वृद्धि हुई है। अब वृद्धि कितने की हुई है, तो 6 की हुई है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है परसेंटेज में, तो निकाल देते हैं। तो भाई क्या ज्ञात करना है, तो प्रतिशत वृद्धि। अब देखो 6 की वृद्धि हुई है, और ये 6 की जो वृद्धि है वो किस पे हुई है, 60 पे हुई है। किस पे हुई है, 60 पे। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था जब परसेंटेज आपको पढ़ाया था, या सॉरी जब परसेंटेज की बेसिक चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि किसका जो भी जवाब मिलेगा वो परसेंटेज में हमेशा नीचे ही आता है। तो यहाँ किसका पूछो, ये 6 की वृद्धि हुई किस पे हुई, तो किस पे हुई, 60 पे हुई, तो 60 नीचे। अब परसेंटेज में पूछ रहा है, इसलिए बताओ किससे गुणा करूँगा, 100 से। क्लियर है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 का भाग 6 में एक बार गया, 1 को भाई 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10% की बताओ प्रवीण की जो बचत है, सेविंग जो है उसमें 10% की क्या हो गई, वृद्धि। तो आज के अपन ने ये जो 5 सवाल थे वो आज की क्लास में देखें। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन ध्यान रखना, एक नियमितता जो है वो आप बरकरार रखना। अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो ये मैथ जो आपकी जो कमज़ोर है वो धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगी। क्योंकि मैं ये जो लेवल, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो मैं लेवल, जिस लेवल का आपको पढ़ा रहा हूँ वो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए ही पढ़ा रहा हूँ। मैं हाई लेवल की कोई आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग मैथ जो है वो इतना लेवल की आती नहीं है। नॉर्मल जो लेवल है वो आता है। सबसे ज़्यादा जो लेवल पूछा जाता है वो एसएससी में आता है मैथ का। तो इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए अपन आपको जो पाठ्यक्रम है, आपके जिस प्रकार के सवाल बनते हैं उसके हिसाब से ही आपको हल करवा रहे हैं। क्लियर है। तो बाकी अगली जो मुलाकात है अपनी वो नेक्स्ट अगली क्लास में होगी। तब तक आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।